किसान भाइयों, अगेती फूल गोभी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसकी खेती लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है और इसका उत्पादन लगभग 89 लाख मीट्रिक टन भारत में किया जाता है। वैसे तो फूल गोभी शीतकाल की एक मुख्य सब्जी फसल है, लेकिन कुछ उन्नत किस्में विकसित हुई हैं जो कि अधिक गर्मी को सहन कर सकती हैं और इसलिए इनकी खेती अगेती खेती के रूप में गर्मी के समय में यानी कि बरसात के समय में भी की जाने लगी है। तो ये अगेती फूलगोभी की बात करें तो ये कम समय अवधि की फसल है और यह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने तक इस उगाने का जो समय होता है वो है। ये कटाई में सितंबर और अक्टूबर के महीने में कटाई में आती है। उस समय फसल की पैदावार थोड़ी कम होती है, लेकिन कम समय अवधि और अधिक बाज़ार भाव की वजह से किसानों को काफ़ी आकर्षित कर रही है और काफ़ी अच्छा पैसा किसान इसकी खेती से कमाते हैं। इसकी बात करें पौधशाला की तैयारी की, क्योंकि अगेती फूलगोभी की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी और उचित रोपाई ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। तो यदि पौधशाला की बात करें तो हमेशा उठी हुई जगह चुनाव करें जिसमें पहले से कोई बीमारी या कोई ऐसी समस्या वाली ज़मीन ना हो, उसको लें। दूसरी बात, पानी के स्रोत के बिल्कुल पास में हो। ये दो चीज़ें का विशेष ध्यान रखें, उठी हुई जगह हो, पानी के स्रोत के पास में हो। इसके बाद यदि उसकी रख रखाव की बात करें या उसके लिए खेत की तैयारी की बात करें तो अगेती फूलगोभी की खेती के लिए जो हम पौध बनाते हैं उसकी बढ़वार के लिए थोड़ा समय ज़्यादा रखते हैं। लगभग 45 दिन की पौध उसकी हम रोपाई के लिए काम में लेते हैं। तो इसलिए हमेशा उठी हुई मेड़ी बनाएं, लगभग 1 फीट ऊंची और लगभग 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फीट चौड़ी और 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियाँ बनाएं। उनके ऊपर आप गोबर की खाद लगभग 25 किलो प्रति बेड के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से मिलाएं। तो मेड़ियों को भुरभुरा ऊपर से कर लें खाद मिलाने के बाद में। और उसमें ध्यान रखें कि अगेती फूलगोभी में तापमान ज़्यादा रहता है, नमी का वातावरण जुलाई के महीने में बन जाता है, तो इसलिए डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग जिसको बोलते हैं उसके आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से तो उपचारित करेंगे ही आप, साथ ही साथ 5 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से यानी कि एक बेड के ऊपर लगभग 10 ग्राम या बाविस्टिन या थिराम या इनमें से कोई भी एक ज़रूर डालें। यदि जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो ट्राइकोग्रामा लगभग 25 ग्राम प्रति बेड के हिसाब से उसमें गोबर की खाद में मिला करके डालें। इससे क्या होगा कि जो आर्द्र गलन की जो समस्याएं आती हैं वो कम हो जाएंगी, वो बहुत कम आएंगी इसमें। तो इस प्रकार उठी हुई मेड़ी बनाएं और उसके ऊपर उसको भुरी बनाएं और उसमें बहुत ही पतली पतली लगभग 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर गहरी 7-7 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर नालियाँ बनाएं, हल्की हल्की नालियाँ बनाएं और उसमें फिर बीज डालें। उसमें बीज डालने के बाद में उसके ऊपर सूखी हल्का सा छनी हुई गोबर की खाद से उन नालियों को ढक दें और उसके ऊपर सूखी घास ज़रूर डालें। फिर उसके ऊपर पानी डालें। तो इससे क्या होगा कि उसके ऊपर पपड़ नहीं बनेगा, उसके ऊपर सख्त ज़मीन नहीं बनेगी घास की वजह से, और अंकुरण बहुत अच्छा होता है। 3-4 दिन बाद में जब अंकुरण हो जाता है उसके बाद सूखी घास को शाम के समय में हटा दें और उसके बाद बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हल्की हल्की ड्रेंचिंग करें। इससे क्या होता है, कोई जो कट लगते हैं घास हटाते टाइम पौधशाला को, उनसे कोई बीमारी ना फैल जाए, इसलिए ये जो कवकनाशी का छिड़काव करते हैं ये काफ़ी उसमें मददगार होती है। इसके बाद 5 से 7 दिन के अंतराल के ऊपर उसमें हल्की गुड़ाई कर दें, क्योंकि हमने पंक्तियों में बुआई की है तो पंक्तियों के बीच में गुड़ाई करना काफ़ी आसान रहता है। इस प्रकार से ध्यान रखें, खरपतवार समय समय पर निकालते रहें। और यदि जब लगभग 35 दिन की पौध हो जाती है, 30-35 दिन से के आसपास की, उस समय पानी का अंतराल थोड़ा सा रेगुलेट करें, यानी कि आज पानी दिया है तो कल ना दें। तो इससे क्या होगा कि पौध में थोड़ी शक्ति अच्छी आती है। जब हम खेत में लगाते हैं तो पौधों की मृत्यु दर है वो बहुत कम होती है। इसको हम पौध को हार्डनिंग भी कहते हैं। तो इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखें और लगभग 40-45 दिन की जब पौध आ जाती है उसको खेत में लगाने के लिए वो तैयार मानते हैं हम। किसान इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सही समय पे बोई जाने वाली किस्म ही चुनें। अगेती की बात करें तो आजकल इनका बीज उपलब्ध रहता है। इसमें यदि हमारे संस्थान की बात करें, पूसा संस्थान की, तो इससे पूसा मेघना एक ओपन किस्म है, पूसा कार्तिकी एक ओपन किस्म है और पूसा अश्विनी, ये 3 किस्में हैं। एक है पूसा कार्तिक शंकर, वो कार्तिक शंकर किस्म है।
अब इन तीनों की बात करें तो मेघना सबसे जल्दी आती है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होकर के अक्टूबर 10 तक ही खत्म हो जाती है। फूल का आकार लगभग 300-400 ग्राम होता है, बहुत ठोस होता है और क्रीम सफ़ेद कलर का होता है, रंग का होता है। इसकी पैदावार लगभग 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद बात करें अश्विनी की, तो अश्विनी की पैदावार थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग 140 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और फूल का आकार लगभग 500 से 600 ग्राम होता है। इसका भी क्रीमिश कलर का फूल होता है और इसकी जो कटाई का समय है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के आसपास का समय रहता है, यानी कि 10-15 दिन का समय ये लेती है, मेघना से ज़्यादा लेती है, चाहे हम साथ में दोनों को लगा दें। उसके अलावा कार्तिकी की बात करें तो कार्तिकी अक्टूबर के अंत में आती है और कुछ नवंबर का प्रथम सप्ताह भी ये ले लेती है। तो इसका फूल का आकार थोड़ा सा और बड़ा रहता है, 600 ग्राम से ऊपर बड़े रहते हैं और ये भी बहुत अच्छी किस्म है। कार्तिकी शंकर की बात करें तो ये अक्टूबर मध्य से शुरू हो जाती है और लगाने के हिसाब से ये लगभग 75 दिन बाद में पकती है, तो ये नवंबर के मध्य तक भी चली जाती है। इसकी पैदावार अच्छी रहती है, इसके भी फूल बहुत ठोस रहते हैं। तो इसके ये तीनों जो चारों किस्में मैंने बताई एक शंकर, इसके बीज हमारे पुष्प संस्थान में उपलब्ध रहते हैं और साथ ही साथ नेशनल जो बीज निगम है उसके यहाँ भी इसके बीज उपलब्ध हो जाते हैं। अब जैसे हमने उचित किस्मों का पता चल गया, हमें उसकी पौध बनाने का तरीका पता चल गया, अब हम उसमें पौध की रोपाई के लिए खेत की तैयारी और रोपाई कैसे करें, क्योंकि ये समसामयिक क्रियाएँ हैं जो कि इन दिनों में किसानों को करनी है। तो इसकी पौध तैयारी के साथ साथ में खेत की तैयारी भी हमें करनी पड़ती है फूल गोभी की, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय उसमें लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या सलाह देते हैं कि लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट जरूर खेत में डालें, क्योंकि गोभी ज़्यादा पोषक तत्व खाती है। दूसरी बात, उसके बाद गोबर की खाद डालने के बाद 2-3 जुताई करें। कई किसानों के पास यदि समय है और पानी है तो इन दिनों में वो ढेंचा भी लगा सकते हैं। लगभग 40 दिन का जब ढेंचा होगा तो उसको भी वो खेत में जुताई कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी खेत की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही साथ खेत की गोबर की खाद डालने से पहले सैंपलिंग करके जांच जरूर कराएं, क्योंकि यदि पीएच मान आपकी ज़मीन का 6.5 से 6.8 या 7 तक है तो गोभी की पैदावार काफ़ी अच्छी आती है। उसमें कोई पोषक तत्व की कमी तो नहीं है, जैसे कि बोरोन या मोलिब्डेनम की बात करते हैं जो कि फूल गोभी में ज़्यादा उनकी चर्चा की जाती है। तो यदि ऐसी कोई कमी है तो आपको उसमें बोरेक्स या अमोनियम मोलिब्डेट या अमोनियम सल्फेट ऐसे डालने होते हैं। तो लगभग यदि बोरोन की कमी है तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोरेक्स ज़रूर डालें। तो इस प्रकार से जांच कराएं कौन से पोषक तत्व कितने हैं, हम लोगों से राय ले सकते हैं उसकी बता करके। तो इसके बाद आती है बात 2-3 जुताई करने के बाद खेत की तैयारी की अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था में क्या करते हैं हम, उसकी कई बार जुताई करके हमेशा हम मेड़ियाँ बना के फूल गोभी की रोपाई करते हैं, क्योंकि अब जो अगेती समूह की जो रोपाई का समय है और जो उगने का समय है उसका, वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना रहता है, जिस समय हमारे उत्तर भारत में भी काफ़ी बारिश होती है। तो कभी कभी खेतों में पानी भर जाता है, जो कि गोभी की छोटी जड़ें रहती हैं और जो उसके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। कई बार तो पूरी फसल भी बर्बाद हो जाती है पानी भरने से। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना रहता है, उठी हुई मेड़ियाँ बना करके उस पर रोपाई करते हैं। तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उठी मेड़ी बनाएं, मेड़ी पद्धति को अपनाएं और वो मेड़ियाँ लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी रखें और एक मेड़ी के ऊपर 2 लाइनें लगा सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर से बनाते हैं तो एक मेड़ी बना सकते हैं लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी, यानी 1 फीट चौड़ी मेड़ी बनाएं, उस पर एक लाइन लगाएं। लेकिन हमेशा रोपाई अगेती की मेड़ी पर ही करें और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर रखें और मेड़ी से मुड़ी की दूरी भी 45 सेंटीमीटर, क्योंकि अगेती से इसमें कम रखा जाता है। लगभग उसका मुख्य कारण ये है कि पौधे की बढ़वार कम होती है इसमें और फूल भी थोड़ा कम बनता है, क्योंकि पौधे की बढ़वार कम होती है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि पौधे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर लगाने होते हैं, ताकि छोटा फूल बन करके भी हमें जो फूल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा मिले, ताकि हमारी आर्थिक जो लाभ है वो कहीं नुकसान में नहीं आए। रोपाई करते समय इस प्रकार से अच्छे से खेत तैयार करें। उसमें अंतिम जब हम मेड़ी बनाते हैं उस समय किसान जो आवश्यक उर्वरकों की बात है उसको ज़रूर ध्यान रखें। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और लगभग 65 किलो पोटास, ये तीनों की हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। तो पोटास और फॉस्फोरस तो पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय मेड़ियाँ बनाने से पहले खेत में मिला दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा लगभग 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर मिलाएं। तो ये इस समय दे दें। उसके बाद रोपाई की बारी आती है, जैसे मैंने बताया 45 से 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की दूरी पर लगाते हैं। लेकिन लगाने के समय एक बात का ध्यान रखें कि जब हम पौधशाला से नर्सरी की पौध लेके आते हैं उनको पानी का एक घोल बनाएं, लगभग 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर में या फिर 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उसमें लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक उनकी जड़ों को भिगो के रखें। उससे क्या होगा, जड़ों में थोड़ा सा तत्व ये जो फंगिसाइड है वो
या कवकनाशी वो या फिर ट्राइकोडर्मा उसकी सतहों पे जाता है, जो कि खेत में जा कर के जो भी कीटाणु उन पे आने वाले हैं उनको हमारी फसल को उनसे बचाने का कार्य करता है। तो जो जड़ गलन रोग आता है खेत में वो कम आता है और पौधे टिकते ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद कई किसानों के यहाँ पे खरपतवारों की समस्या ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए या तो आप अंतिम जुताई के बाद में रोपाई से पहले पेंडिमेथालिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, उसके बाद रोपाई करें दूसरे दिन। और या फिर यदि ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है तो सिर्फ निराई गुड़ाई करके भी अपने खेत की फसल को संभाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शुरुआती 45 दिनों तक खेत में कोई प्रकार के ज़्यादा खरपतवार ना आए, नहीं तो खरपतवार ज़्यादा रहते हैं तो जो पैदा